नमस्कार दोस्तों। आप आए दिन देखते होंगे कोरोना महामारी के समय 18 महीने का डीए, जिसकी एरियर की खबरें आए दिन आती रहती हैं और सबको लगता है कि 18 महीने का डीए मिलेगा मिलेगा कुछ खातों में पैसा आएगा तो उससे कई तरह के काम भी करेंगे। उसी के ऊपर बड़ी खबर आ रही है और केंद्र सरकार ने एक जवाब दिया है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। और ये जवाब इसलिए भी सुनना चाहिए कि जो गोदी यूट्यूबर हैं, गोदी मीडिया वाले हैं, वो आए दिन आप लोगों को ना बरगला सकें इन चीजों के ऊपर, क्योंकि बड़ी खबर है ये 18 महीने का डीए के ऊपर। क्योंकि अभी तो मानसून 70 भी खत्म हो गया और जैसे ही इलेक्शन हुआ उसके बाद में रिजल्ट आया, 4 जून को आया होगा। 4 जून से लगातार यही चीजें चल रही थी, 18 महीने का डीए, 18 महीने का डीए सरकार मानसून 70 में घोषित करेगी। दोस्तों, मैं पूरी खबर पे आपको लेके चलना चाहता हूं और पूरी खबर को आप तक पढ़ के बताना चाहता हूं कि भाई असल में है क्या कहानी। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पिछले 18 महीनों के महंगाई भत्ते डीए का एरियर नहीं देगी। क्या नहीं करेगी? केंद्र सरकार नहीं देगी। और ये कहां कहा गया है? लोकसभा में, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों में गहरी निराशा और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। यह निर्णय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान के दौरान सामने आया है। एरियर देने से इनकार के पीछे का तर्क, वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ने निर्णय आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से लिया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के एक मुश्त भुगतान से सरकारी खजाने पे अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा जिसे वर्तमान में वहन करना संभव नहीं है। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया, इस घोषणा के जवाब में कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जेसीएम, स्टाफ साइड और अन्य कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से मिलकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि 18 महीने के डीए एरियर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वैधानिक हक है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की इस कदम की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के चलते न केवल कर्मचारियों बल्कि पेंशन भोगियों की भी उनके हक से वंचित कर रही है। यादव ने यह भी कहा कि इस तरह के निर्णय से सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53 या 54 की पुष्टि हुई है। इसमें 3% की या 4% की वृद्धि शामिल है, जो आने वाले समय में सरकार ही बता सकती है कितने % की वृद्धि है। इस वृद्धि का भुगतान अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में किया जाएगा। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों का एरियर भी इसी समय वितरित किया जाएगा। निष्कर्ष, इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में निराशा है बल्कि इसने व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव में उत्पन्न किया है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर चल रही बातचीत का परिणाम न केवल इन कर्मचारियों के भविष्य पर असर डालेगा बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के चेहरे को भी प्रभावित करेगा। बड़ी खबर है और इस खबर से स्पष्ट हो जाता है कि 18 महीने का डीए सरकार नहीं देगी। सरकार वैसे तो वाई लूटती है कि अभी भारत देश 5वें नंबर की आर्थिक मतलब $5 ट्रिलियन पता नहीं क्या क्या लगाती रहती है, क्या क्या बोलती रहती है कि अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर हम चले जाएंगे, 2034 तक हम सबको पीछे छोड़ देंगे। और यहां पर सिर्फ एक 34,000 करोड़ रुपया
जो कर्मचारियों का हक बनता है उसको दबा के बैठी हुई। ये करनी और कथनी है सरकार की। वर्तमान सरकार जो है उसमें बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं, जिन्होंने ये सरकार पहले देखी, कि ये सरकार जो है ये कर्मचारियों के हित में कभी नहीं रहती, कभी भी ना ये किसानों के हक में रहती, ना किसी और के में। ये जो सरकार होती है व्यापारियों के हक में होती है सरकार, और ये साबित हो गया। अब दूसरा पे कमीशन आने वाला है जनवरी 2026 में। अगर हम बात करें तो 18 महीने से भी कम समय बचा है। जुलाई का महीना चला गया तो 17 महीने ही बचे, और इस दौरान सिर्फ जो डीए है वो 50% है, जबकि 10 साल में डीए 150% से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। ये देख लो सरकार का। सरकार ने आज तक जो महंगाई भत्ता है, जिसकी एजेंसियां रिकॉर्ड करती हैं, जो महंगाई भत्ते को बताती हैं, उन फार्मूलों को भी चेंज नहीं किया। वो फार्मूले आज के नहीं है, पता नहीं कितने सैकड़ों बरस हो गए तब से वो चल रहे, उनको भी चेंज नहीं किए। अगर उनको चेंज करे तो सरकार पे आर्थिक बोझ पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी। अब कुछ भाई हमारे जो गोदी यूट्यूबर हैं वो अलग अलग तरह की चीजें दिखाएंगे आप लोगों को कि 50% से ऊपर हो जाएगा तो ये मर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर अंदर जाके देखोगे तो वो किसी स्टेट की न्यूज मिलेगी। सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो सिविलियन हैं, उसके बाद में डिफेंस के। अगर सिविलियनों की बात करें तो वो एक महकमे के नहीं है, वो हजारों महकमों के, लाखों की तादाद में। और टोटल जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं वो 60 लाख के करीब, और 60 लाख में 30 लाख से ज्यादा तो पूर्व सैनिक है। पर इन 30 लाख जो पूर्व सैनिक है, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इनका केंद्र सरकार से कोई रोल ही नहीं। ये घर के अंदर ताश खेलते हैं या यूट्यूब के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी हैं, दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे। मतलब 60 लाख में से सबसे ज्यादा कर्मचारियों की तादाद होगी वो होगी पूर्व सैनिकों की। पर वो पूर्व सैनिक अपने हकों के बारे में या अपने हकों की पूरा करवाने के लिए या अपने साथ समानता के व्यवहार के लिए वो कभी खड़े ही नहीं होते। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि सो रहे। अगर जिस तरह से जो सिविल केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और वो पूरे देश के 60 लाख कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें पूर्व सैनिक भी शामिल है। अगर इसी तरह से पूर्व सैनिक भी अपने हकों के लिए संघर्ष करें तो सरकार क्या और सरकार की मजाल क्या कि वो केंद्र के कर्मचारियों का हक ना दे। ये सोचने की बात, और इसमें सोचना चाहिए आप लोगों को और कमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अलग तरीके से जा रहे हैं। और इस पे भी सोचना चाहिए कि पूरे देश में जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनके अध्यक्ष कौन है, उनके लंबरदार कौन है, उनके ठेकेदार कौन है। बस या जिस दिन आप लोगों को ये सवाल का उत्तर मिल गया, उस दिन आपकी मांगों को सरकार मान लेगी। दूसरी बात पे आऊं, चलो डीए की तो होती रहेगी बात, 18 महीने का डीए मिले नहीं मिले वो तो एक अलग बात है। अभी बात करते हैं ओआरओपी 3 की। ओआरओपी 3 में क्या है? जिस तरह से सरकार बड़ा चढ़ाकर बोलती है जब रैलियों के अंदर और चीजों के अंदर, और जब हक मांगने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारा खजाना खाली है। रैलियों के अंदर कहेगी कि हमारा खजाना भरा हुआ है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत देश, सब कुछ हो जाएगा, जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 1 साल में, इतना टैक्स आया है, ये आया है, वो है। और जब केंद्र के कर्मचारियों की बात हो तो सरकार हाथ खड़ा कर देती कि हमारे पास में कुछ नहीं, हमारी तिजोरी खाली। ये तो 2 रूप हो गए सरकार के, करनी और कथनी में। अब बात
है ओआरओपी 3 के रिवीजन की, जो जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। उसके ऊपर कभी भी टेबल निकल सकती। अब इस टेबल के अंदर सरकार क्या करेगी? क्या पुरानी वाली विसंगतियां दूर करेगी? क्या पूर्व सैनिकों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर कोशियारी कमेटी की बात करें तो उसने सीधे तौर पे बोला है कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए ओआरओपी का। अब हो गया ये मोदी सरकार में कि जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट आए हैं उनको तो ओआरओपी 2 से ही बाहर रख दिया गया, या कहें हम 7 नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन निकला भारत सरकार का कि जुलाई 2014 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, ऑन रिक्वेस्ट आए हैं, वॉलंटियर आए हैं, कह सकते हो आप, उनको ओआरओपी का हक नहीं मिलेगा। तो यह ओआरओपी किसके लिए है और क्यों है, ये सवालों का जवाब तो भाई सरकार दे सकती है। अब आपने पिछले दिनों देखा हुआ लोकसभा के चुनाव में 65,000 करोड़ से शुरू हुए थे और 1,20,000 करोड़ पे पहुंच गए थे। और करीगल के अंदर अभी 26 जुलाई को विजय दिवस था, उसके अंदर तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पर सरकार ये नहीं बता रही कि ये 1,20,000 करोड़ रुपया किस वर्ग को मिला। आज समझ में आ रहा है कि जो सरकारें होती हैं वो वोट तो गरीबों के नाम से मांगती हैं कि गरीबों को हम अमीर बना देंगे, गरीबों को हम पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, उनका घर मकान बना देंगे, उनको 5-5 किलो राशन दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, ये दे देंगे। पर जैसे ही चुनाव जीतते हैं वो गरीबों को तो बहुत पीछे कर दिया जाता है, बहुत पीछे कर दिया जाता है, और अमीरों को आगे लेके और अमीरों के लोन माफ कर दिए जाते हैं। अमीरों को देश की जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उनके नाम करवा दी जाती है। मतलब एक तरह से 5 साल तो अमीर ही रहते हैं इस देश में। कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, आज की वर्तमान की, जो पिछले जो 75 सालों में वही कांग्रेस भी रही है और गठबंधन की सरकार रही है, मैं उनको सब का नाम ले रहा हूं। यह हकीकत है कि गरीब सिर्फ वोट देने के लिए और अमीर इस देश को चूसने के लिए, जितना भी हो सके चूस जाओ इस देश को। जो हमारा टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ना हमारे स्वास्थ्य पे, ना शिक्षा पे, ना कर्मचारियों के वेतन भत्तों पे लगता, कहीं नहीं लगता। वो सिर्फ लगता है अमीरों को अमीर बनाने के लिए। अभी सरकार ने बोल तो दिया 18 महीने का डीए हम नहीं दे सकते, इससे हमारी अर्थव्यवस्था खत्म, मतलब एक तरह से असंतुलन हो जाएगी। सरकार के पास में पैसा आता कहां से? हम ही तो देते होंगे। हम पेंशन भले लेते हूं पर हजारों तरह के टैक्स भी तो सरकार को दे रहे हैं उस पेंशन में से। कोई भी सामान खरीदते हैं तब भी हम टैक्स देते हैं, कोई भी साइकिल खरीदते हैं तब भी हम जीएसटी दे रहे हैं, बाइक गाड़ी कुछ भी है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर किताबों तक सब कुछ, पेन पेंसिल सारी चीजों पे दे रहे हैं। और ये जो आज मैं जो बात कहने लग रहा हूं, ये बातें अगर हम देखें कि पूर्व सैनिक इस चीज में कम क्यों रह गए। केंद्र सरकार के जो पेंशनर हैं उनसे ज्यादा संख्या पूर्व सैनिकों की, तो पूर्व सैनिक अपने हकों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? यह भी सोचने लायक है। और इसका एक ही उत्तर है कि पिछले 75 सालों में पहले तो दरी कुर्सी बिछाए रिटायर्ड अधिकारियों की, और फिर उसके बाद में जब हम निकले 14-15 साल से हम अपने हकों के बारे में जानने लगे, समानता के बारे में जानने लगे, न्याय के बारे में जानने लगे, संविधान के बारे में जानने लगे, तो एक हमारा और आ गया बीच में कि वो गुमराह करते रहे, और वही व्यक्ति थे जो दरी कुर्सी बिछवाते रहे हमारे को ले जाके। इसके बाद में तीसरा तबका आया जो कोट टाई वाला, क्योंकि 2014 के बाद में तो थोड़ा सा नेट चलने लगा है। 2014 से पहले तो 2G चलती थी, 2014 के बाद में नेट थोड़ा हाथ चलने लगा, सारी चीजें होने लगी। तो हमारे
जो पूर्व सैनिक हैं, जिनको आप भली भांति जानते हो, सैनिक न्यूज के नाम से उन्होंने बहुत सारे चैनल बना रखे हैं। कोई वेलफेयर कर रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, कोई टुडे दिखा रहा है सैनिकों के नाम से, कोई मतलब कोट टाई पहन के। और अब तो ऐसे ऐसे आ गए जो सुबह उठते हुए भी मुंह नहीं धोते, और जिनकी आवाज में भी ऐसी होता है कि दबी हुई आवाज है। वो उसने बेचारे ने 2 टेबल पहले खाई हैं और 2 टेबलेट बाद में खाएगा भाषण देने के बाद। इन कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने एक तरह से सैनिक समाज को पूरा भटका दिया। उनके हकों की जानकारी वहां तक पूछनी नहीं थी कि पूर्व सैनिक इकट्ठे हों और पूर्व सैनिक हुंकार भरे। तो सबसे ज्यादा अगर मैं मानूं 2014 के बाद में जो ये गोदी यूट्यूबरों ने जो एक जाल बिछाया, एक हमारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, ये कामयाब रहे। आज पूर्व सैनिक ताश खेल रहे हैं, सब अपने घर पे बैठे हैं, सब मौज में, सब कह रहे हैं उनको मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को क्या दिक्कत। ये किसने किया? उन पूर्व सैनिकों को किसने मतलब इस तरह के समझाया कि भाई कि दूसरे को मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा? किसने? ये गोदी यूट्यूबरों ने, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब दूसरे को मिलेगा, कपिल भाई फौजी को मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा। और इसी से पूर्व सैनिक बहुत पीछे भी चले गए और पूर्व सैनिकों को पे पेंशन में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और ओआरओपी में तो सारा का सारा ही नुकसान हो गया। यहां तक परमेश्वर को बाहर कर दिया गया। जो दिव्यांग सैनिक हैं उनको 1 रुपया नहीं मिला, जो सैनिक वीर नारियां हैं उनको 1 रुपया नहीं मिला, यहाँ तक जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं उनको 1 रुपया नहीं मिला। तो ये जो करामात हुई ये सिर्फ गोदी यूट्यूबर चैनलों के द्वारा। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि गोदी यूट्यूबर चैनल वालों का ही इसके अंदर सहयोग है, इसके अंदर वो भी पाप के भागीदार हैं जो इनको देखते। अगर इनकी खुशखबरी बल्ले बल्ले की खबरें आप देख के इनके पास में जा रहे हो तो इतने कसूरवार आप हो, इतना ही वो, क्योंकि उसको दिख रहा कि जब मेरे को 10 लाख व्यक्ति देख रहे हैं तो मेरे को झूठ बोलने में क्या दिक्कत है। तो झूठ को परोसा किसने? जो देखने वाले। झूठ बोलने वाले का मनोबल किसने बढ़ाया, हौसला किसने बढ़ाया? देखने वालों ने। अब ले लो आरोपी 3 में भर जाएंगे आप लोगों की, बड़ी बड़ी ट्रक भर जाएंगे एरियर से, आपकी पेंशन है वो आसमान छूने लग जाएगी। देखते रहो गोदी यूट्यूबर चैनल वालों ने। मैं तो कहूंगा, मैं तो आपको सिफारिश करता हूं कि हमारे को छोड़ो, उन गोदी यूट्यूबर चैनल वालों के पास में जाओ, उनको देखो, दिन के अंदर 15 बार देखो, 20 बार देखो, 25 बार देखो, वही आप लोगों की पे पेंशन को बिल्कुल जमीन में लेके आएंगे। आपका स्टेटस उन्होंने बिल्कुल डाउन कर दिया। इसलिए सरकार गंभीर ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।